सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान की इकोनॉमी के इस वक्त सारे जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो खासे मुस्बत सिमत की जानिब जा रहे हैं। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस का इस साल एक नया रिकॉर्ड कायम होने का इम्कान भी मौजूद है और सिर्फ 5 माह में अभी तक जो रेमिटेंसेस हैं उसमें 34% का इजाफा हुआ है। 14.8 अरब डॉलर्स अब ये बढ़कर हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से ये अंदाज़ा होता है कि साल के अख्ताम तक यानी फिस्कल ईयर के एंड होने तक शायद ये 35 अरब डॉलर तक भी फिगर बढ़ता हुआ पहुँच जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वहाँ पर जो स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार हैं उनकी तरफ से जो जारी किए गए वो कुछ हौसला अफजा इतने ज़्यादा नहीं हैं, चूँकि 5 माह में सिर्फ 1.27 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी हुई। अब इसके बहुत से अवामिल हैं जो पाकिस्तान में पिछले चंद माह में सूरत हाल रही है। 1-1.5 साल से एक पॉलिटिकल अनरेस्ट भी रहा, एक जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके भी इशूज़ हैं, फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के बड़े इशूज़ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है तो इन्वेस्टमेंट में किसी बड़े इजाफे की तवक्को करना ज़ाहिर है वो भी किसी हद तक दुरुस्त नहीं था। लेकिन ये जो सरमायाकारी है ये अगर हम गुज़िश्ता साल की निस्बत या पिछले महीनों की निस्बत देखें तो उसके मुकाबले में बहरहाल मन टू मन बेसिस पर इसमें भी थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है। अब ये मज़ीद इसमें कितना इजाफा होगा और जो इकनॉमिक कुछ फैक्टर्स हैं उस पर हम कुछ मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया इकराम साहब, प्रोग्राम में आपने शिरकत के लिए वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, जो अचीवमेंट्स वो अपनी बता रहे हैं, महंगाई को कम तरीन सतह पर वो लेकर आ गए, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड इस वक्त सिचुएशन है ज़ाहिर है वो अभी खासी मुख्तलिफ है। वो कब बेहतर होगी? अगर हम सरमायाकारी के एतबार से बात करें तो उसके भी फिगर्स अभी लोअर साइड पर हमें महसूस हो रहे हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में पिछले 6-7 महीने में जो हमारा रिकवरी का प्रोसेस था, जाहिर है इकॉनमी को रिकवर करने में कुछ टाइम तो लगता है और ये हौसला अफजा बात है कि इकॉनमी ने पिछले 5-6 माह में रिकवरी की है। अब रिकवरी के बाद ज़ाहिर है कंसोलिडेशन का प्रोसेस शुरू तो हुआ है मगर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इससे पहले कि हम ग्रोथ की तरफ जाएं। ग्रोथ में बहुत ज़रूरी है कि हम पहले अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि सब बातों के बावजूद आपने देखा कि एनर्जी का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। एनर्जी की कॉस्ट बहुत हाई है और उसकी वजह से जो वज़ीर ख़जाना मोहतरम फरमा रहे थे कि जो बेनिफिट नीचे तक नहीं पहुंचता, अगर कीमतें कम भी होती हैं और हम इन्फ्लेशन रेट भी कह रहे हैं कि अब 5 से भी नीचे आ गया है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो एनर्जी की कॉस्ट है वो जब हम CPI वगैरह मुय्यर करते हैं तो उसमें नहीं लेते हैं। अब वो प्रोडक्शन कॉस्ट इस कदर ज़्यादा है तो उसको अगर एनर्जी के फैक्टर से देखा जाए तो कीमतें अगर हम चाहें कि 5-6 साल की पुरानी सतह पर आ जाएं तो मुश्किल है जब तक हम एनर्जी के मसले को हल नहीं करते हैं। और सरमायाकारी के ना आने में भी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि लोग सोचते हैं कि यहाँ ओवर रेगुलेटेड चीज़ें हैं, इकॉनमी में एनर्जी की कॉस्ट इतनी हाई है और स्किल लेबर भी नहीं है, तो इर्द गिर्द ममालिक में चूँकि ये चीज़ें मुयसर हैं तो फिर बाहर का सरमायादार जो है वो किसी लॉन्ग टर्म पोजीशन पाकिस्तान में लेने से पहले ऑब्जर्व करना चाहता है। और जो ऑलरेडी लोग हैं वो अब थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, तो इससे ये हो सकता है कि अगर हम कंसोलिडेशन के प्रोसेस को और मज़ीद बेहतर कर सके, एनर्जी कॉस्ट को हम नीचे ला सके, तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि कोई नई सरमायाकारी भी हो। नई सरमायाकारी जब तक संतों में नहीं होती पाकिस्तान के लिए फिर ये कंसोलिडेशन का प्रोसेस और ग्रोथ का इसके लिए ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होगी, मेरा ख्याल है। तो इकराम साहब, ये एनर्जी क्राइसिस एक तवील अरसे से मौजूद है और महीनों पहले इस हुकूमत को भी, चूँकि इनकी कंटिन्यूशन है, इससे पहले भी केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले इनकी गवर्नमेंट थी, तो आइडिया था कि किस लेवल पर ये IPPs के मुआहदे हमें नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं। अब उनके साथ उन मुआहदों को रिव्यू करने का एक सिलसिला शुरू तो हुआ है, कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस तो उनके सामने रखी जा रही हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से भी अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं, चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन के इशूज़ अपनी जगह पर हैं, जनरेशन के इशूज़ अपनी जगह पर हैं, कैपेसिटी चार्जेस पर तो हुकूमत का बड़ा फोकस है, लेकिन 1-2 एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ शायद पैरेलल काम नहीं हो रहा है। जी तो मैं आपने देखिए सर्कुलर डेट अब आप देख रहे हैं जो कंबाइंड है गैस और इस वक्त बिजली का, वो 5 ट्रिलियन भी क्रॉस कर चुका है। तो इस महाज पे देखें तो जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात IMF ने भी अपने प्रोग्राम में की और अमूमी तौर पर
लोग भी इसके बारे में बात करते रहते हैं, वो अभी हमने हल नहीं किया मसला। जब तक ये हम इसमें बेहतरी नहीं लाएंगे, क्योंकि देखिए अगर हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री आगे बढ़े, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी हमारी नुकसान में इसलिए जा रही है कि अब हमने जो टैरिफ था वो कंपेटिटिव नहीं रखा, जो हमारी रीजनल कंपेटिटिवनेस का मसला है। अब आज गैस की प्राइसेस पे सिंध ने भी एहतजाज किया, जो गैस की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं यूनिलैटरली। ओगरा कोर्ट का एतराज़ है कि हमें क्यों नहीं आपने मुशावरत में शामिल किया, हमसे पूछे बगैर क्यों किया गया है। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि अब सर्दियों की आमद के अंदर जब गैस में और कमी आएगी और हमें फिर LNG की तरफ देखना पड़ेगा और उसकी इंपोर्ट की तरफ जाहिर है कि पहले से तो कोई पेशबंदी नहीं है, तो फिर बहुत बड़ा क्राइसिस, इंडस्ट्रीज भी बंद होंगी। दोबारा से हमने बहुत सी इंडस्ट्रीज को गैस पे चलाया है। तो इस वक्त अगरचे हमारी जो तहसीलात ज़र हैं उसमें बाहर से तो बहुत लोग पैसा भेज रहे हैं, मगर वो आपको पता है ज़्यादा कंजम्पशन में जाता है। जो लोगों को या अखराजात वगैरह करने होते हैं वो बाहर से फंड हो जाते हैं, मगर अगर आप सोचें कि उससे हमारे को इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, वो तो तभी मुमकिन होगा जब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ तवज्जो दी जाए। और इस वक्त जो हमारा बड़ा हिस्सा है एक्सपोर्ट्स का, इसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, वो तो काफ़ी शिकायत फिर कर रहा है कि वो कंपेटिटिव नहीं रहे और लूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम एक चीज़ बेहतर करते हैं थोड़ी सी इन्फोर्समेंट से, और दूसरी चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो नहीं रहती, तो उससे फिर हम कंसोलिडेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अरसे से हमारा मसला है कि हम जैसे हमारे मैक्रो नंबर्स ठीक होते हैं और वो कुछ अरसे तक हम सस्टेन भी करते हैं, मगर उसके साथ ही हमारी ग्रोथ बहुत नीचे आ जाती है। और थोड़ा बहुत जो इंडस्ट्री में हम फ़र्क देख रहे हैं उसका आप देखें कि एग्रीकल्चर के अंदर उतना ही नुकसान हो रहा है, और आगे जाकर जब स्पोर्ट प्राइस भी नहीं होगी तो वहाँ क्या सूरत हाल होगी, उसका ओवरऑल GDP पे क्या असर पड़ेगा। तो ये जब तक ग्रोथ को हम साथ लेकर नहीं चलेंगे, चाहे हम मॉडेस्ट ग्रोथ ही 4-5% की करें, मगर करें तो सही, अभी तो उस तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं। तो इकराम साहब ये बताएगा कि अब ये इस वक्त जो सूरत हाल है, सूरत हाल में बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स बढ़ना, बिज़नेस का एतमाद बढ़ना ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की जानिब से, जिसका भी हवाला दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, उसकी कितनी अहमियत है? क्या इस तरह के इवेंट्स में कुछ सॉफ्ट कमिटमेंट्स होती हैं जो आगे जाके प्रैक्टिकली फिर हमें सरमायाकारी में तब्दील होती हुई नज़र आए, या फिर ये एक रूटीन का एक सर्वे होता है? ये तो ज़्यादातर रूटीन का सर्वे होता है। आपने देखा कि इतने MOU साइन हुए, जब हमारे इवन रशिया से बातचीत हो, चाहे हम मिडल ईस्ट जाएँ या हम अब सेंट्रल एशिया की तरफ भी जाएँ, तो बहुत से MOUs होते हैं। खुद चाइना में जब गए तो आपने बहुत बड़ी तादाद में, जब सऊदीज़ यहाँ आए बहुत आपने बड़ी तादाद में MOU साइन किए। मगर मसला वो यही होता है कि जब आप उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए जाते हैं तो बहुत दो बड़े मसले सामने आते हैं। तो हमने एनर्जी का डिस्कस किया, मगर दूसरा बहुत बड़ा मसला FBR का भी है कि FBR के जो रेगुलेशंस हैं और जो ओवरऑल मुल्क के टैक्स सिस्टम के हैं, उसमें इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, हर सूबे के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ अलहदा कराएं। फिर अगर आप गुड्स और सर्विसेज की, जाहिर है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होगी नई सरमायाकारी जो या गुड्स पे उसका इन्हिसार हो या सर्विसेज पे हो। फिर उसके लिए आपने देखा कि सर्विसेज के लिए सारे सूबों में अलहदा से हमने एजेंसियाँ बना ली हैं। तो लोग परेशान होते हैं कि भाई इस मुल्क में आकर पहले तो हमें यही नहीं पता चलता कि हमें कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन करवानी है, कितनी कंप्लायंस कॉस्ट आएगी हमारी। तो टैक्स एक बहुत बड़ा इशू होता है जिसको वज़ीर ख़जाना मोहतरम भी अपनी जब हमें ये खुशखबरी सुनाते हैं कि मैक्रो इकनॉमिक्स बड़े ठीक नंबर हो गए, तो फिस्कल कंसोलिडेशन की बात फिर नहीं करते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले 5 माह में FBR को 300 बिलियन से भी ज़्यादा की शॉर्टफॉल है। अब दिसंबर में जब ये शॉर्टफॉल बढ़ेगी तो फिर ज़ाहिर IMF आकर कहेगा जी इस प्रोग्राम के तहत आप मज़ीद टैक्सेस लगाएं। मज़ीद टैक्सेस लगाने से फिर महंगाई जो हमने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की है उसकी तरफ हम जाएंगे। तो इस हालात में जो बाहर के सरमाएदार हैं वो क्यों कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन लेंगे? हाँ, अगर किसी वक्त स्टॉक मार्केट में उन्हें फौरी क्विक बक्स चाहिए वो आ जाएंगे, मगर अगर हम समझे कि वो यहाँ अगले 5 साल की 10 साल की मनसूबाबंदी करना चाहें
तो उसमें तो ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना हमारे एनर्जी का मसला अभी तक हमने कल किया, और सबसे बुरा निज़ाम हमारा टैक्सेस का है जिसको हम रिफॉर्म करने को तैयार ही नहीं है। तो इकराम साहब, कतला कलामी की माजरत, लेकिन ये बगैर रिफॉर्म के इतना ह्यूज टारगेट फिर कैसे ये रख लिया गया और उसको कैसे फाइनल कर लिया गया? ये 13,000 अरब की जगह अगर ये 12,000 अरब का ये टारगेट रखा जाता तो शायद थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक होता और अभी हम कोई 700-800 अरब के सरप्लस में होते। इतना ह्यूज टारगेट रख लिया कि अब ये 350 अरब का अभी शॉर्टफॉल और बढ़ते बढ़ते ये 800-900 का पहुंच जाएगा फिस्कल ईयर के एंड तक। जी दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए, यही मैं इस तरह इशारा कर रहा था कि जो मालियाती खसारा है वो फिर बहुत बड़ा मसला पैदा करता है हमारे लिए। एक तरफ हम करंट अकाउंट में सरप्लस पैदा कर चुके और जाहिर है कि उसकी भी एक कॉस्ट होती है कि फिर हम इम्पोर्ट्स के ऊपर जब बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने मीन्स के अंदर ही रहकर इम्पोर्ट्स करें, तो हमने अभी तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमी रखी हुई है और कोई भी आपको पता है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की भी कोशिशें नहीं हुई हैं। दूसरी तरफ अगर बजट बनाते हुए सूबों ने भी और वफाक ने भी एक नंबर ले लिया, ज़ाहिर है यहाँ से 57% सूबों को भी जाना है, तो उन्होंने भी कुछ करना तो होता नहीं टैक्सेस कलेक्ट करने में। उन्होंने सिर्फ ये चाहना होता है कि हम जो जी वफाक से मिल जाए उसी के ऊपर हम गुजारा करें। अब वफाक अगर वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा जिसके ऊपर बजट बने थे तो सबको ही अपने बजट्स आउट होते हुए नज़र आएंगे। तो अभी ये बात भी आपने देखा होगा कि जो फाइनेंशियल पैक्ट के अंदर बैठकर ये फैसला हो तो उसको भी अभी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पंजाब ने तो जैसा तैसा वही लगाया और उसमें रेट्स ही नहीं दिए हैं। सिंध ने अभी तक इसमें कोई मूव नहीं की है, खैबर पख्तूनख्वा ने कोई मूव नहीं की है। तो फिर अगर हम IMF की शर्तों को मानकर और फिर उसके ऊपर फिर एक दफ़ा हम डिविएशन करेंगे तो बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो फौरी तौर पर हमें कहेंगे कि जी आप नए टैक्सेस लगाएं। ठीक है। और हमने अभी आपको पता है सेल टैक्स नहीं लगाया हुआ पेट्रोलियम पे, अगर वो लगवा दिया उन्होंने तो फिर एकदम कीमतें ऊपर जाएंगी। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया इकराम उल हक साहब, हमारे माशियात। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब PIA को यूरोप में तो परवाज़ों की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन UK में ये कब तक मिलेगी और अब प्राइवेटाइजेशन का जो मरहला है वो किस फेज़ में है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और PIA को यूरोप में परवाज़ों की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन अभी भी जो UK की फ़्लाइट्स हैं उनकी पाबंदी बरकरार है और उम्मीद यही है कि जल्द वो भी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जो एक ओवरऑल रेवेन्यू है PIA का उसमें खातिर ख्वाह इजाफा होगा। कोई 65 से 70 अरब के करीब दोनों जगहों का ये फिगर मिलाकर सामने आ रहा है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जबकि प्राइवेटाइजेशन का भी एक प्रोसेस चल रहा है और 31 अक्टूबर का एक एपिसोड उस दिन जो कुछ हुआ वो सब हमारे सामने। और उसके बाद अब बहुत बेहतरी के साथ प्राइवेटाइजेशन को करने की इंटेंशन इस वक्त गवर्नमेंट की है, जहाँ अब वो इक्विटी लॉसेस को ख़त्म करने की डिमांड्स को भी मानने को तैयार है। फिर बिडर्स की डिमांड थी कि सेल्स टैक्स की जो छूट है वो भी उस डिमांड को भी माना जाए। तो अब ये प्राइवेटाइजेशन कितना स्मूथली चल रही है और PIA के अपने ऑपरेशंस पर इस वक्त कितना फ़र्क पड़ेगा जब अब ये यूरोप के लिए भी परवाज़ें उड़ान भर सकेंगी और फिर UK की जो पाबंदी है वो कब ख़त्म होगी, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला हफीज़ ने PIA के हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब हम यूरोप की तो ये इजाज़त हमें मिल गई है, इससे ओवरऑल रेवेन्यू पर कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट इस वक्त क्रिएट होगा और UK की जो परमिशन है उसमें क्या रुकावट बाकी रह गई है? बहुत शुक्रिया। देखिए, आपके सवाल के दो पहलू हैं, मैं दोनों को एक एक करके जवाब देता हूँ। पाबंदी का जब इतलाक हुआ था PIA की परवाज़ों के ऊपर 2020 में, तो 2019 को अगर हम बेस ईयर के तौर पर लें तो मेरे ख्याल में टोटल हमारे रेवेन्यू का 37% हिस्सा जो था वो यूरोप और बरतानिया के सेक्टर ज्यादा, उस टाइम पे तकरीबन 42 अरब रुपए के करीब था। अगर आप आजकल के नंबर्स के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो 60 से 70 अरब रुपए सालाना के ऊपर जा पहुंचती है, जो कि एक बहुत हेल्दी रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन है जो कि इन सेक्टर से आएगी। UK की जहां तक आपने बात की, देखिए जिस टाइम पे पाबंदी का इतलाक हुआ उस टाइम पे UK और यूरोप एक ही रेगुलेटरी के अंदर आते थे, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेक्जिट नहीं हुआ था। ब्रेक्जिट के बाद से UK DFT जो UK डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन है उसकी एक अलहदा रेगुलेटर की हैसियत से वो अब काम करता है। उनका प्री रिक्विजिट था कि अगर आप पहले यासा को क्लियर कर लें तो उसके बाद UK DFT भी आपको परमिशंस देगी। तो यासा क्लियर हो गया, UK DFT की परमिशंस अप्लाई होंगी और हम उम्मीद ही करते हैं कि इंशाल्लाह फरवरी के महीने तक हमें वो परमिशंस भी मिल जाएंगी और मार्च से हमारा
मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लंदन कॉर्पोरेशन का आगाज होगा। अच्छा, और अब्दुल्ला साहब, ज़ाहिर उम्मीद ये है कि जब तक ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है ये भी स्मूथली कंप्लीट हो चुका होगा। अभी अब ये दो अगर जो रूट्स हैं ये बहाल हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर, तो इससे PIA की ओवरऑल वैल्यू में भी इजाफा होगा। हमने देखा पहले 10 अरब की बोली लगी थी, तो अब जब बिडर्स आएंगे रेफरेंस प्राइस भी बढ़ेगी और उसके बाद बिडर्स के लिए भी एक मज़ीद बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी ज़्यादा बोली लगाने के लिए। मेरे ख्याल आप ही के प्रोग्राम पे मैं जब आखिरी दफ़ा आया था तो हमने एक उसूल तय किया। तो उसूल ये था कि जब भी किसी कंपनी की बोली लगाई जाती तो उसका दारोमदार इस बात पे तो ज़रूर होता है कि उसकी किताबों पे टोटल कितने एसेट्स या उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा है, लेकिन उसकी दो और चीज़ें हैं जिनका भी जो है जो आमिल है जो फैक्टर इन करते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसकी अर्निंग कैपेसिटी और नंबर 2 उसकी ब्रांड इक्विटी या उसकी ब्रांड की रिकग्निशन। देखें, अर्निंग पोटेंशियल जैसा आपको खुद पता है कि तकरीबन 200 अरब से ज़ायद तो PIA ने इस साल भी कमाए हैं। अगले साल अगर आप यूरोप और UK का रेवेन्यू डाल दें तो ये जाके कुछ शायद पूरा $1 बिलियन तक इसका अर्निंग पोटेंशियल होगा 2025 में। अब साथ साथ जिस तरह आप देखते हैं कि परमिशंस मिलना शुरू हो गई हैं, बरतानिया का ऑपरेशन जो है वो बहाली की तरफ जा रहा है, यूरोप का ऑपरेशन से 10 जनवरी से हमारी पहली फ्लाइट वहाँ पे ऑपरेट होगी, तो ऑब्वियसली इसकी ब्रांड वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बिकॉज PIA बहुत सख्त अपने जो ऑडिट्स है वो क्लियर करके उसने यूरोपीय यूनियन की परमिशन हासिल की, जिसका मतलब ये है कि PIA एक मुकम्मल तौर पर सेफ और फ्लाइट स्टैंडर्ड में दुनिया की कंपेरेबल एयरलाइनों के साथ आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप अकाउंट फॉर करेंगे, इन चीज़ों का अगर आप फैक्टर इन करें तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू जो है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। 10 अरब तो मेरे ख्याल में शायद बिल्कुल भी एक संजीदा बोली नहीं थी, लेकिन अगर आप एक संजीदा फैक्टर इन भी इसको करें तो आई थिंक इसकी वैल्यू पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। और इसमें इक्विटी लॉसेज जो हुकूमत अब अपने ज़िम्मे लेने को मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है, इसका क्या स्टेटस है, ज़रा इस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और अगर ये हुकूमत के ज़िम्मे चले जाते हैं तो फिर तो शायद 250 या 300 अरब तक भी इसकी एक बिडिंग जा सकती है। देखिए, ये एक तखमीना है जो कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से लग रहा है मुख्तलिफ ज़राए की तरफ से। जब PIA को लास्ट टाइम प्राइवेटाइजेशन के लिए पुटअप किया गया था तो उस टाइम पे PIA के एसेट्स और रेवेन्यू के दरमियान में तकरीबन 42 अरब रुपए का डिफरेंस था, जो कि नेगेटिव इक्विटी के तौर के ऊपर कंसिडर किया जा रहा था। कुछ बिडर्स की तरफ से इस बात की बार बार दरख्वास्त की गई है, उनको कहा गया कि इसकी वजह से कंपनी एक वर्केबल सोल्यूशन नहीं बनता उसकी बिडिंग के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने उसको कंसिडर करते हुए वो जो 42 बिलियन के मेरे ख्याल में FR के वाजिबात थे, ये जो टैक्सेस थे, उसको एब्जॉर्ब करने की बात की है। तो जिसका मतलब ये है कि अब कंपनी जो है वो जीरो सम के ऊपर खड़ी है कि उसके ऊपर किसी किस्म की कोई नेगेटिव इक्विटी नहीं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो 3 फैक्टर्स होते हैं, जो कि मैंने आपके गुज़िश्ता सवाल के जवाब में बोला, कि अगर आप तीनों को मिलाएं तो अब आपकी वैल्यू बहुत अच्छी होगी, उसका तखमीना बहुत अच्छा बड़ा सेफली लगाया जा सकता है। और अब्दुल्ला साहब ये बताइए कि अभी सेल्स टैक्स छूट की जो एक मुस्तकिल डिमांड, जो जब पिछली बार भी बिडिंग हुई तब भी ये डिमांड थी और बहुत सारे जो बिडर्स थे वो इसीलिए बैक ऑफ हो गए थे, अब ये भी हुकूमत इस वक्त मानने को तैयार है, तो फिर इसके साथ ही अब ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, उससे भी एक बिडिंग में या बोली की जो वैल्यू है उसमें इजाफे की तवक्को है? देखिए, ये तमाम चीज़ें जिस तरह मेरे ख्याल में हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये संजीदगी को शो करती है PIA की निजदारी के लिए, और ये तमाम चीज़ें करने से PIA की ओवरऑल वैल्यू में डेफिनेटली बहुत इजाफा होना चाहिए। बिकॉज ये वो इम्पेडिमेंट थे या ये वो चीज़ें थी जिनके मुतालिक अक्सर बिडर्स का ख्याल ये था कि शायद इनकी वजह से वो इसको एक बहुत ज़्यादा वर्केबल या बहुत ज़्यादा वाइबल प्रोपोजिशन के तौर के ऊपर नहीं कंसिडर करते। तो ये ऑब्वियसली जिसका सीरियसनेस एक तो ये शो करती है, और दूसरा ये कि ऑब्वियसली PIA की पूरे प्रपोजल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अच्छा, अब ये संजीदगी वाला जो आपने जिक्र किया, ज़ाहिर है ये फिर ये सारे एलिमेंट्स अक्टूबर वाले एक एपिसोड में मिसिंग थे, और उसके बाद भी पूरा नवंबर हमने अभी गुजरते देखा, दिसंबर भी ऑलमोस्ट हाफ से ज़ायद गुजर चुका है। ये प्रोसेस अब तेज़ी के साथ आगे कब बढ़ेगा? ये प्राइवेटाइजेशन का अमल कब तक ये अपने एक लास्ट फेज़ की तरफ चला जाएगा? देखिए, इसका जवाब शायद हुकूमत या निजकारी कमीशन ज़्यादा बेहतर तौर पे दे सके, लेकिन मेरे ख्याल में पहले फेज़ की नाकामी के बाद अब ज़रा थोड़ी सी हाउस कीपिंग मेरे ख्याल में की जा रही है, जिसका मतलब ये है कि वो चीज़ें जो कि लास्ट टाइम एक इम्पेडिमेंट बन के उभरी थी, उनके ऊपर काम करके और वो हिकअप्स भी तकरीबन सारी जो है इस पूरे में से दूर कर दी जाए। तो मेरे ख्याल में अच्छा है जितने अच्छे तरीके से इस पूरे प्रपोजल या इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, उतना ही चीज़ ये बेनिफिशियल होगा जी सबके लिए जो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है।
अच्छा, और लास्ट टाइम जो बिडर्स थे उनका एक एतराज़ ये भी था कि जो PIA के मुलाजमीन हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, 7,000 से ज़ायद यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, और कुछ ने मिसालें भी दी थी कि अगर प्राइवेट कोई आप अपनी एयरलाइन को स्टार्ट करते हैं या जो चल भी रही हैं उनमें भी कोई 2,200 के करीब लोग काम कर रहे होते हैं, मैक्सिमम जो फिगर एक सामने आता है। तो इस पर अभी भी कुछ बिडर्स के एतराज़ात मौजूद हैं, इसको कैसे हुकूमत कैटर कर रही है, ये वाले इशू को कैसे लेकर आगे चलेगी? देखिए, इसका जवाब तो शायद मैं तर्जुमान के की हैसियत से बेहतर तौर पर दे सकता हूँ, क्योंकि हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये है और ये परसेप्शन कुछ काफ़ी हद तक इनफैक्ट दुरुस्त भी था कुछ अर्सा पहले तक, जब आपके पास को 18,000 20,000 मुलाजमीन हुआ करते। अब 7,100 मुलाजमीन जो कि अगले मेरे ख्याल में 2-3 साल के अंदर इनमें से मेजॉरिटी जो है वो नेचुरल एट्रिशन या रिटायरमेंट की तरफ खुद ब खुद चली जाएगी। तो मेरे ख्याल में अब ये तौज़ी है, मेरे ख्याल में अब ये कंसर्न किसी भी सूरत में अब ये वैलिड नहीं है, बिकॉज अब बिल्कुल राइट साइज्ड एम्प्लॉइज हैं। कुछ जगहों के ऊपर तो PI को मजीद मेरे ख्याल में जिस तरीके से आपका ऑपरेशन पड़ेगा, जो ऑपरेशनल स्टाफ है जिसमें शायद केबिन क्रू है, जिसमें कॉकपिट क्रू है, उसकी शायद आपको जरूरत और पड़े। तो अब मेरे ख्याल में ये बात सही नहीं है कहना कि जी PI अब एक ओवर स्टाफ्ड ऑर्गेनाइजेशन है, थी, मगर आई थिंक गुज़श्ता 3-4 साल के अंदर जब आप 18,000 से फिगर को कम करके 7,100 के ऊपर लेके आए हैं, तो ये जब आप खुद समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा नेटवर्क बढ़ना शुरू हो रहा है, जिस तरीके से अभी यूरोप की फ्लाइटें खुलेंगी, UK का जब हमने फ्लाइटें बंद की तो तकरीबन 23 वीकली फ्लाइटें हम UK ऑपरेट किया करते, तो जब ये वाली फ्लाइटें दोबारा चलना शुरू होंगी तो डेफिनेटली आपको मजीद जहाज आपकी उसमें रोटेशन में आएंगे या ऑपरेशन ड्यूटी में आएंगे। तो अगर वो इवन आप वो रेशो भी कंसिडर करें तो वो भी बहुत ज़्यादा आप वर्केबल या आइडियल हो जाएगी जब भी पूरा ऑपरेशन चलेगा। जी, लेकिन अब्दुल्ला साहब, जब इसको कंपेयर किया जाता है प्राइवेट एयरलाइंस के साथ, तो वहाँ पर स्टाफ की तादाद खासी कम और सर्विसेज का मेयार भी काफ़ी बेहतर मिलता है। तो फिर ज़ाहिर है वो एक सवाल बार बार बिडर्स के भी जहनों में आता है कि फिर 3 गुना ज़्यादा प्राइवेट एयरलाइन से हम क्यों इन मुलाजमीन को लेकर आगे चलें, क्योंकि आने के बाद जो भी ख़रीदार होगा वो अपनी नई हायरिंग भी उस सिलसिले को भी आगे बढ़ाएगा। देखिए, अगेन मैं ये बात बोलूंगा कि इस बात का दारोमदार ना परसेप्शन से ज्यादा है, परसेप्शन पर ज्यादा है। ये एक कि बाकी एयरलाइन बहुत कम मुलाजमीन के साथ काम करती है। देखिए, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि एयरलाइन किस मॉडल के ऊपर ऑपरेट कर रही है। अगर एयरलाइन ने बहुत सारे फंक्शंस को आउटसोर्स करके रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट सर्विसेज या टेक्निकल ग्राउंड सपोर्ट जो कि रैंप पे चलने वाली इक्विपमेंट होता है, या केटरिंग सर्विसेज, या उन्होंने और जो इस तरह की एसोसिएटेड या एफिलिएटेड सर्विसेज होती है, अगर वो सारी उन्होंने आउटसोर्स की भी हों तो ऑब्वियसली उनकी तादाद नेचुरली कम होगी। लेकिन वही सर्विसेज जब आपके पास इनसोर्स होती है, और प्रैक्टिकली ये बात प्रूव हुआ है कि ये इनसोर्स सर्विसेज ज्यादा सस्ती हैं बनिस्बत इन्हीं सर्विसेज को बाहर से खरीदने के मुकाबले में। तो नंबर भले ज्यादा है लेकिन ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी बराबर है। देखिए, अगेन मैं बात इसमें एम्फसाइज इसी से करना चाहता हूँ कि इन तमाम चीजों का दारोमदार होता है आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस या आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। सही, अगर जो PIA ने जब से कर्जे पार हुए उसके बाद से अगर PIA ऑपरेशन प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और बहुत हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ ऑपरेशन प्रॉफिटेबिलिटी ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि चीजें अब बहुत हद तक कंट्रोल में। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, तर्जुमान PIA हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।